नमस्कार, मैं संदीप सर। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, और उस कड़ी में यानी बीपीएससी एग्जामिनेशन में, बीपीएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूं, कौन कौन से प्रश्न संभावित थे, इसका मैंने चर्चा अपने पहले वीडियो में की। मैंने यह भी कहा था कि वह पहला सेट है, ऐसे सेट और भी आएंगे, और मैंने यह भी कहा था कि मैं जितने भी प्रश्न हैं उसको मैं हल भी करूंगा अलग से। हाँ, उस वीडियो में मैंने केवल एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा बहुत बोलते हुए मैं आगे निकल गया, लेकिन अब यहां पर प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि आंसर कैसे लिखना चाहिए, कैसे ज्यादा नंबर हम लोगों को मिले, फॉर्मेट का तरीका क्या हो, इन सबको देखते हुए चलेंगे। चलिए आते हैं पहले प्रश्न पर। जातिगत जनगणना पर पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत ज्वलंत भी है। चलिए, बिहार सरकार की नई जातिगत जनगणना पर प्रकाश डालिए और इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव बताइए। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द न्यूज कास्ट सेंसेक्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड टेल इट्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट। क्वेश्चन बहुत ही साधारण है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस के आप फॉर्मेट क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट बना लीजिए इसका, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, मैं कह देता हूं, जब मैं यहां पर पार्ट या पैरा लिखता हूं कि आपको समझाने के लिए, आप अपने आंसर में ऐसा बिल्कुल ना करें। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि कोई भी आंसर जो होता है आपको ज्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए उसका हायरार्की सही होना चाहिए। पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या लिखें, ताकि हमें ज्यादा नंबर मिल सके। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन होना, इंटरव्यू कॉल हो जाना और सिलेक्शन होना ये अलग बात है। सेलेक्ट होकर के फिर अच्छा रैंक प्राप्त करना वो भी एक अलग बात है। इन सब के लिए आपका सिलेक्शन भी हो और अच्छा रैंक भी मिले, इसके लिए आंसर फॉर्मेट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखते हैं, तो पहला पैराग्राफ में हम एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में शुरुआत कर सकते हैं, भूमिका जिसको आप कहते हैं या परिचय। यहां पर आप किन किन चीजों को आपको मेंशन करना है, जैसे कि 1872 में पहली बार भारत में, इंडिया में पहली बार जनगणना हुई थी। इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था, याद रखेंगे। और उस समय मेयो गवर्नर थे। फिर 1881 से फिर रेगुलर होने लगा। 1881 से फिर हर 10 साल के बाद रेगुलर जनगणना होने लगी। यहीं पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, यहां पर यह बताना होगा कि पहली बार यहीं पर 1881 में जातिगत जनगणना हुई थी, यानी जो कास्ट बेस्ड सेंसस था पहली बार 1881 में हुआ। ठीक है, और इसके बाद लगातार 1931 तक जब भी सेंसस हुआ हर 10 साल के बाद लगातार होता रहा, और 1931 तक कास्ट बेस्ड सेंसस होता था, यानी कास्ट भी उसमें मेंशन्ड होता था सेंसस के साथ में। 1931 में यह यहां तक चला और उसके बाद यह स्टॉप हो गया। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे भारत, स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 में क्या हुआ, जनगणना हुई। पहली बार जनगणना कब हुई, 1951 में हुई, और इसमें कास्ट मेंशन नहीं किया गया, यानी जातीय जनगणना नहीं हुई। लोगों ने माना शायद कि जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ता होगा, शायद में भी ये कारण रहा हो। ठीक, जनगणना नहीं हुई। लेकिन फिर 2011 में, याद रखेंगे, इतने सालों के बाद, यानी 1931 के बाद, जो लास्ट हुआ था 1931 में, उसके बाद से नहीं हुआ। 2011 में पहली बार, फिर लास्ट में जाकर स्वतंत्र भारत में पहली बार 2011 में कास्ट बेस सेंसस यानी जातिगत जनगणना हुआ, लेकिन ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रकाशित नहीं हुआ है। यहां पर आप इतनी बातों को कह करके, एक तरह से कहा जाए, आप इंट्रोडक्शन के रूप में इसकी शुरुआत कर। इस इंट्रोडक्शन में यहां पर ध्यान रखेंगे, इसी इंट्रोडक्शन में, यानी कि जो पहला पैराग्राफ मैंने शुरू किया कि भारत के हिसाब से, इसी को आगे बढ़ाते हुए आप
कुछ और बातें भी कह सकते हैं, यानी इसी इंट्रोडक्शन का, यानी पहले पार्ट का ही आप दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, मतलब कि उसी में आगे आप बढ़ा सकते हैं कि बिहार सरकार ने भी इसी क्रम में क्या हुआ, बिहार सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराया। ठीक है, जातिगत जनगणना कराया। यहां तक आप इसको लिख करके यहां पर आप स्टॉप कर सकते हैं। फिर आप आइए सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। ये पहला भाग आपने देखा, एक तरह से इंट्रोडक्शन था। सेकेंड पार्ट में हम लोग यहां पर सेकेंड पार्ट में आप यहां पर जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आप उन सारे चीजों को डिटेल में बताएंगे जो हुआ। यहां पर मैंने कुछ लिख करके रखा है, तो जरूर इन सब चीजों को मेंशन करें कि हिंदू सर्वाधिक है, कितना परसेंट है तो लिख लीजिए। अप्रोक्स भी लिख सकते हैं, अप्रोक्स आप 82% कर सकते हैं, क्योंकि 81.99% है। अप्रोक्स लिख करके यानी लगभग 82% आप कर सकते हैं। वहीं अति पिछड़ा वर्ग कितना है, 36% है। पिछड़ा वर्ग कितना है, 27%। ओबीसी 0.12, एससी बकायदा दिया हुआ, एसटी सिर्फ 1.6 है, और एसटी कितना है, 19.65% है। ठीक है, इतना परसेंट बताया गया है, और इसमें अलग से बताया गया है कि मुसहर 3% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और खुल करके भी यदि आपको देने का मन, आप यहां तक भी लिख करके रुक सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा और बोले, थोड़ा और आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रकाश डालना क्वेश्चन में था, तो आप डाल सकते हैं प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पर जैसे कि जो मैंने बातें बोली वो यहां पर लिखा हुआ है बकायदा, ठीक है, देख लीजिए आप। और यहां पर ये भी डालेंगे कि मुस्लिम जनसंख्या जो है वो कितना परसेंट है, 17.7%। भारतीय और हिंदू धर्म की जातियों में यदि कहा जाए, सबसे ज्यादा यादव है 14%, 0.26%। फिर है ना, फिर जो जो चीज लिखा हुआ है आप इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कुर्मी है 2.87, कुशवाहा है 4.21%, ब्राह्मण है 3.65%, भूमिहार है 2.86%, राजपूत 3.4%, मुसहर मैंने जैसे ही कहा 3% के ऊपर है, मल्लाह 2.6 है, बनिया 2.1 है, कायस्थ 0.6%। ये एक आप यहां पर ये सेकंड होना चाहिए। इसमें आप कुछ चीजों को और ऐड कर सकते हैं, जैसे ये 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, आप इसको जरूर लिखें इसमें, यानी कि जब आप इसको लिख रहे हो, प्रकाश डाल रहे हो सेकंड भाग में कि क्या क्या चीज हुआ, बिहार में जनगणना हुई, जातिगत जनगणना, तो जब शुरुआत करें इसकी, तो यहां पर भी आप एक तरह से शुरुआत करने से पहले आप जरूर इस बात को लिखें कि 2 चरणों में हुआ। ठीक है, इसको जरूर लिखिए। और लगभग 16 अगस्त को यह पूरा हुआ, 16 अगस्त 2023 को पूरा हुआ। 17 क्वेश्चंस थे, आप लिख सकते हैं 17 क्वेश्चन इसमें थे। कुछ क्वेश्चन जो थे वो ऑप्शनल भी थे, मतलब उसको आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे जैसे कि जो फैमिली का हेड है उसका आधार कार्ड नंबर, उसका राशन कार्ड नंबर, उसका जातीय प्रमाण पत्र जो मिलता है उसका नंबर, फैमिली हेड का, उसको आप दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। शब्द पर गौर कीजिएगा, नंबर नंबर है तीनों में। 17 क्वेश्चन जो था वो तो था ही, लेकिन साथ ही साथ यह भी था, कुछ ऑप्शनल भी थे, उसको आप भर भी सकते थे, नहीं भी भर सकते थे। क्या नहीं भर सकते थे, मर्जी थी। नंबर, कौन सा नंबर, फैमिली हेड जो आपके परिवार के प्रमुख हैं उनका राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और जातीय सर्टिफिकेट का नंबर, इसको भरना जो था, जिसको जो भरना था वो वैकल्पिक था, यानी ऑप्शनल था। ठीक है, मैंडेटरी नहीं था। लगभग 500 करोड़ रुपया इसमें खर्च भी हुआ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इन सब बातों को आप लिख सकते हैं, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं कि 2 चरणों में हुआ, 16 अगस्त को कंप्लीट हुआ, 17 क्वेश्चन थे, कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस भी थे, साथ ही साथ 500 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुआ। फिर आप उसी पैराग्राफ में कह सकते हैं इसकी प्रमुख विशेषता यह रही, ये सब कहते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक कहने के बाद, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है, जैसे कि शुरुआत किया गया था 7 जनवरी 2027 को यह शुरू हुआ था और 21 जनवरी को समाप्त हुआ पहला चरण।
17 प्रश्न थे, दिया गया था। दूसरा चरण जो था वो 15 अगस्त से लेकर 15 मई तक किया गया, 15 अप्रैल से 15 मई तक किया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ और इसकी विशेषता जो मैंने बताई उसको उसको सेकेंड में रखेंगे। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे वो यह है कि लगभग 215 के आसपास जातियां जो है उसको निर्धारित किया गया, इतनी जातियां हैं, और उसी के हिसाब से सेट बनाए गए थे। यानी यदि 215 के बाद यदि कोई और जाति होता तो सबको उसी में शामिल कर दिया जाता, इंक्लूड कर दिया गया। तो लगभग जो जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना, वो 215 जातियों के लिए हुई है। यदि उसमें से कुछ उपजातियां हैं तो उसको मेन जाति में इंक्लूड कर दिया जाएगा। ऐसे परफॉर्म हुआ है, तो आप इसको भी इसमें डाल सकते थे। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया, ये तो सब तक प्राप्त है, सबको ये सब डाटा प्राप्त है। यहां पर ज्यादा आप चर्चा नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रभाव पर, यानी प्रभाव क्या क्या पड़ा या क्या क्या पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रभाव में हम लोग आते हैं पहले सामाजिक प्रभाव। सोशल इंपैक्ट। सोशल इंपैक्ट में पहले आप पॉजिटिव बताइए और फिर इसका निगेटिव बताइए, क्योंकि इंपैक्ट जो होता है पहले सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों होता है। तो पहले सकारात्मक बताइए, जो जो प्रभाव हो सकता है उसको बताइए। जैसे पहला है सामाजिक असुविधा। सामाजिक असुविधा को दूर किया जा सकता है ना। सामाजिक असुविधा जो आ रहा है उसको क्या किया जा सकता है, सामाजिक असुविधा असुविधा को दूर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, जो सामाजिक वंचना के शिकार जातियां हैं उसको चिन्हित किया जा सकता सामाजिक वंचना यानी सोशल रूप से जिसका वंचना हमेशा किया जाता है, बाइकॉट एक तरह से उनको भेदभाव रूप से देखा जाता है, तो सामाजिक वंचना के जो शिकार जातियां है उसको चिन्हित किया जा सकता है। अगला पॉइंट इसी से प्राप्त है कि जो सामाजिक वंचना के शिकार जातियां हैं, ऐसी जातियों के विकास के लिए ऐसी जातियों के विकास के लिए तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, धारा में लाने के लिए यह सहायक होगा। तो देख सकते हैं आप कि जो सामाजिक वंचना के शिकार जातियां हैं उनको चिन्हित किया जा सकता है, ऐसी जातियों के विकास किया जा सकता है, ऐसी जातियों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, वंचना शिकार जातियों का अध्ययन करने में यह सहायक होगा। और जो वंचना, आपको अभी तक पता नहीं है कि वो कैसा रहते हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, क्या थिंकिंग है, क्यों वो विकास में दूर रह गए, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या वो अपनी मान्यताओं के कारण दूर रह गए हैं। अब उसका आप अध्ययन सही से कर सकते हैं। तो समाज में वंचना प्राप्त जातियां हैं उसके अध्ययन करने में सहायक होगा। साथ ही साथ समाज शास्त्र
के क्षेत्र में यह एक नवीन उपलब्धि होगी। कहीं ना कहीं समाज शास्त्र के क्षेत्र में भी कहा जा सकता है ये इसको बूस्ट करेगा, ये अध्ययन, वहां पर भी इसका एक रोल हो सकता है। अगला पॉइंट, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सामाजिक संघर्ष, सामाजिक वंचना, तो जो शिकार लोग हैं उससे यदि वो वंचना उनका दूर होगा तो इससे क्या होगा? सामाजिक संघर्ष समाप्त हो सकता है। सामाजिक संघर्ष समाप्त हो सकता है। उनका शैक्षिक विकास, शैक्षिक हो चाहे शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव होगा। शैक्षिक और है ना, सामाजिक संघर्ष समाप्त होगा, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास उनका संभव हो सकेगा। आगे देखते हैं एक और पॉइंट। अब है यहां तक आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, आप डाल सकते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को स्थापित करने में भी इसका एक रोल आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अब आइए कुछ बातें और भी हैं कि अब आते हैं इसका निगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है। निगेटिव पॉइंट, नकारात्मक। पहला पॉइंट, जातिवाद बढ़ेगा। जातिवाद को बढ़ने की संभावना है तो क्या होगा? जातीय संघर्ष बढ़ सकता है, और जातीय संघर्ष बढ़ेगा तो अंतर्गत क्या होगा? सामाजिक संघर्ष बढ़ सकता है। एक ये संभावना है। दूसरा पॉइंट, संख्या में कम जातियों पर हिंसा या शोषण बढ़ने की संभावना है। संभावनाएं बढ़ेगी। अब जो संख्या में कम जातियां हैं, आपको पता चल गया कि उसकी संख्या कम है, तो क्या हो सकता है? इससे क्या हो सकता है? इससे हो सकता है कि जो संख्या में कम जातियां हैं उनका उन पर हिंसा या शोषण उसको बढ़ने की संभावना है। और इसी से एक अगला पॉइंट निकल करके आ सकता है, इससे क्या होगा? जातियों के बीच लामबंदी शुरू होगी। और ये लामबंदी विकास के लिए नहीं होगा, हिंसा से बचने के लिए होगा। एक बात ध्यान देना, कुछ जातियां आपस में मिलने का प्रयास करेंगी ताकि हम किसी अदर जाति को रोक सके या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर सके, अपनी ताकत को दिखा सके। तो ये सब चीजें हो सकता है। आगे देखा जाए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आरक्षण की मांग बढ़ेगी, क्योंकि ये बोला भी जा रहा है जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो आरक्षण की मांग बढ़ेगी। आरक्षण की मांग बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? इससे आरक्षण की मांग यदि बढ़ेगी, आरक्षण दे दिया गया तो इससे क्या हो सकता है? इससे ये हो सकता है कि सरकारी नौकरियों में से कुछ लोग बाहर निकल जाएंगे, कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अब वो क्या करेंगे? वो बाहर चल जाएंगे। यानी क्या होगा? एक तरह से कहा जाए तो यहां पर ध्यान क्या देना है, यदि आरक्षण की मांग बढ़ती है और आरक्षण दिया जाता है तो इससे क्या होगा? प्रवजन बढ़ेगा। कुछ जातियों का प्रवजन बढ़ जाएगा, वो बाहर चल जाएंगे जब उनको मौका ही नहीं लगेगा, योग्यता
के आधार पर यदि कामें नहीं होगी तो क्या होगा, तो प्रवचन होगा, यानी माइग्रेशन वो करेंगे। जब माइग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जननांगीय परिवर्तन होगा, डेमोग्राफिक चेंज होगा समाज में। क्योंकि आपको पता ही है प्रवचन सबसे ज्यादा कौन करता है, पुरुष करता है, रोजगार की तलाश में। जब रोजगार की तलाश में पुरुष कर जाएगा तो गांव में कौन बचेगा, सिर्फ महिलाएं बचेगी, डिपेंडेंट वर्ग बचेगा। इसी को कहा जाएगा डेमोग्राफिक चेंज होगा, यानी जननांगीय परिवर्तन। तो संख्या आपको क्या लगा कि आरक्षण की मांग बढ़ने से प्रवचन बढ़ सकता है कुछ जातियों का, और उससे क्या होगा, जननांगीय परिवर्तन होगा उन जातियों में भी या उस क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, समाज में। और इससे क्या होगा, इससे एक असमान, एक डेमोग्राफिक चेंज आने से सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है। आगे देखा जाए, आगे और भी ये आपने देखा सामाजिक दुष्प्रभाव, ठीक है। और एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखें कि जो आरक्षण की मांग बढ़ेगी इसमें से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी मांग बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इनको 10% दिया गया है, इनको 27.5%। ये कह सकते हैं कि मेरी संख्या ज्यादा है तो आरक्षण की मांग इनकी बढ़ेगी, और ईडब्ल्यूएस में भी मांग बढ़ने की संभावना है क्योंकि इनकी भी संख्या 10% से ज्यादा है। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे जातिगत जनगणना का एक अलग प्रभाव भी हो सकता है, जैसे कि निगेटिव प्रभाव की व्यक्तिगत सूचनाएं बाहर जा सकती है, यानी निजता का हनन हो सकता है, प्राइवेसी का हनन हो सकता है। राइट टू प्राइवेसी भी एक क्लॉज है, राइट टू प्राइवेसी का भी तो हनन हो सकता है कि व्यक्तिगत डाटा जो है वो बाहर निकल जाएगा सरकार के द्वारा। वैसे सरकार ने कहा है कि हम किसी का व्यक्तिगत डाटा बाहर नहीं करेंगे, लेकिन क्या संभावना है कि ना हो आगे चल करके, तो हो सकता है, तो व्यक्तिगत इसकी संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, आगे देखा जाए, अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था, यानी आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में आप कह सकते हैं कि संसाधनों का उचित वितरण है ना, संसाधनों का उचित वितरण अब संभव हो जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि संसाधन का उचित वितरण किया जाए। जो हाशिए पर खड़े हुए वर्ग हैं उनको चिन्हित करके क्या किया जाएगा, हाशिए पर खड़े हुए जातियों को चिन्हित करना अब आसान हो गया, तो संसाधनों का उचित वितरण किया जा सकता है। इससे क्या हो सकता है, समावेशीय विकास, विकास संभव होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ संभव हो सकता है। आगे और भी देखें, थर्ड पॉइंट, यदि आरक्षण की मांग बढ़ती है, यानी आरक्षण की मांग यदि बढ़ेगी तो ओबीसी वर्ग को ज्यादा नौकरी मिलेगा, उनका विकास हो सकता है, संख्या बल में ज्यादा है तो एक आर्थिक प्रभाव, क्योंकि आरक्षण इससे जुड़ा हुआ आर्थिक से। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है, वो यह है इसी से जुड़ा हुआ निगेटिव पॉइंट भी, यानी नकारात्मक प्रभाव। ये अभी तक आपने पॉजिटिव प्रभाव सुना, प्रभाव में आपने क्या देखा, अभी पॉजिटिव। निगेटिव क्या हो सकता है जरा देखिए, निगेटिव होगा यदि आरक्षण मिलेगा तो ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी, या खासकर सरकारी नौकरी मान लेते हैं, बिहार में वैसे भी सरकारी नौकरी को ही मेन नौकरी माना जाता है, प्राइवेट लोग कम ही पहुंच पाए, इन्वेस्टमेंट कम है बिहार में, तो सरकारी नौकरी की चाहत है, तो ओबीसी वर्ग को ये ज्यादा सरकारी नौकरी मिलेगा जैसा कि आरक्षण की वो मांग कर रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, इससे प्रतिभा पलायन होगा, ब्रेन ड्रेन, और यदि ब्रेन ड्रेन होगा तो इससे क्या होगा, आगे चलकर इकोनॉमी अफेक्टेड हो सकता है, यानी इकोनॉमी पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। यदि योग्य व्यक्ति सब बाहर निकल जाएंगे या बहुत सारे योग्य व्यक्ति बाहर निकल सक जाएंगे
उससे क्या होगा, आगे चल करके बैड इंपैक्ट पड़ सकता है इकोनॉमी में। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको ये निगेटिव पॉइंट में लिखना पड़ेगा। निगेटिव पॉइंट में कुछ और बातें भी लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रोजगार में जाति प्रधानता हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, आप मेरे जाति के नहीं हैं तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, ये एक संभावना हो सकती है। इससे क्या होगा, योग्यता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। देखिए यहां पर जान लीजिए, मैं एक टीचर हूं और आप स्टूडेंट हैं और आपको नंबर चाहिए, और जब भी आप प्रभाव पड़ते हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर क्लास में या तो आप वीडियो को न सुने तो अच्छा होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर बता रहा हूं इसका क्या हो सकता है। इससे आप अच्छा करना चाहें तो आप इससे निसंदेह अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह से नहीं, है ना, पहले से ही कुछ सोच करके कि पता लगा सर आप, ऐसा नहीं है। सबका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें कही जा रही है, क्योंकि मैं एक टीचर के रूप में आपको बता रहा हूं, न कि मैं एक सामान्य व्यक्ति के रूप में। आपको, मेरा काम है आपको अधिक से अधिक नंबर को कैसे प्राप्त किया जा सके इस पर बात करना है। चलिए अब आते हैं अगला, सी, यानी राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव में भी पहले पॉजिटिव होगा और फिर निगेटिव होगा। पॉजिटिव प्रभाव क्या होगा, जब हम लोगों ने जातियों को चिन्हित कर लिया तो एक संभावना यह हो सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे चलकर जो वंचना की शिकार जातियां थी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। जो वंचना की शिकार जातियां थी बढ़ेगी, और तीनों स्तरों पर बढ़ेगी, एमपी, एमएलए, पंचायत, तीनों स्तर पर, संसदीय स्तर पर भी, विधायिका स्तर पर भी और पंचायत स्तर पर, तीनों स्तर पर। अब जो वंचना के शिकार जातियां थी सबसे हाशिए पर थी, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी बढ़ने की संभावना। जब उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो इसका क्या निकलेगा रिजल्ट। सेकंड पॉइंट, लोकतंत्र के सामाजिक आधार, सोशल बेस बढ़ेगा। लोकतंत्र का सामाजिक आधार बढ़ेगा। सामाजिक आधार का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई आप आंदोलन चला रहे हो, उसमें 3 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, तो हम कहेंगे उस आंदोलन का सामाजिक आधार कमजोर है। लेकिन उसी आंदोलन में यदि 1 लाख व्यक्ति जुड़ जाए तो आप क्या कहेंगे, तो उस आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत है, बड़ा है। तो सामाजिक आधार आप समझ गए कि लोकतंत्र का सामाजिक आधार बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सबका उदय, सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं बीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक बनेगा। उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी यह सहायक बनेगा। तो ये सब राजनीतिक क्षेत्र की पॉजिटिव बातें थी। नकारात्मक आते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो नकारात्मक प्रभाव एक यह पड़ सकता है कि पहला पॉइंट है कि अन्य मुद्दों से ध्यान हटाना। पहला पॉइंट, जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे थे उससे क्या किया, राजनीतिक दलों ने ध्यान हटा सकते हैं। अब तो जो अन्य मुद्दे या विकास के मुद्दे हैं उससे क्या होगा, ध्यान हट सकता है राजनीतिक दलों के द्वारा। दूसरा पॉइंट,
जातियों का प्रयोग वोट के लिए पहले भी होता था, तो हम एक वर्ड करेंगे यूज वोट के लिए, अब ज्यादा होगा, आप ये कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जातियों का राजनीतिकरण होगा। वैसे रजनी कोठारी ने बहुत पहले कह दिया है कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण और राजनीति का जातीयकरण हो गया। तो ठीक है, लेकिन और ज्यादा है ना, जातियों का क्या हो जाएगा, राजनीतिकरण अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो जाति विशेष की राजनीति करेगी, केवल किसी विशेष जाति की राजनीति, सबकी नहीं। यहां पर दोनों दो चीजें हैं, किसी पर्टिकुलर जाति को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना ये अलग है, और किसी जाति पर आधारित, पता लगा कोई विशेष जाति पर आधारित राजनीतिक दल बन गया, अब केवल उसी जाति पर आधारित राजनीति करना, ये अलग चीज हो गया। यहां पर यह भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला पॉइंट है मंडल और कमंडल का संघर्ष बढ़ेगा। राजनीति में जो मंडल और कमंडल का संघर्ष बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, खासकर बिहार में इसको बढ़ने की संभावना है आगे। इससे क्या होगा, अन्य राज्यों में इसी प्रकार की मांग बढ़ेगी। तो ये सब आप निगेटिव पॉइंट आप देखे, पॉजिटिव भी आपने देखा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप इसको बाकायदा देख रहे, जैसे कि हम लोगों ने यहां से शुरू किया, जैसे कि पहले हम लोगों ने सामाजिक प्रभाव पढ़ा, पहले पॉजिटिव पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने समाज में उसका जो सामाजिक संघर्ष समाप्त होगा ये सब पढ़ा, सामाजिक न्याय मिलेगा, और फिर उसका निगेटिव पॉइंट पढ़ा, जातिवाद बढ़ेगा, सामाजिक संघर्ष बढ़ेगा, है ना, संख्या में जो कम जातियां हैं उन पर हिंसा बढ़ सकती है, उसका शोषण हो सकता है, ठीक है, और ये सब आरक्षण की मांग बढ़ सकती है, प्रवचन बढ़ सकता है ना, ये सब है, व्यक्तिगत सूचनाएं बाहर हो सकती है। आर्थिक प्रभाव में निगेटिव पॉइंट में आप ये लिख सकते थे कि जातिगत जनगणना जो होती है उसमें 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, आप निगेटिव पॉइंट में इसको डाल सकते हैं। तो 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ तो वाजिब बात है, राज्य के द्वारा खर्च हुआ है तो उसकी वसूली तो राज्य करेगा, तो क्या होगा, इससे टैक्स बढ़ेगा, है ना, टैक्स बढ़ने की उम्मीद है, महंगाई बढ़ेगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपया विकास में तो खर्च नहीं हुआ है, जातिगत जनगणना में खर्च हुआ, तो वसूल तो करेंगे, टैक्स बढ़ने की भी उम्मीद है और महंगाई भी बढ़ सकती है, इससे बचत पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो आप ये समझ सकते हैं। चलिए, यहां तक तो आपने देखा और फिर आपने राजनीति भी देखा। अगले हम लोग टॉपिक में एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।